गुजरात का वडोदरा शहर, जिसे कहा जाता है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की नगरी। महाराजा सयाजीराव ने आज से सालों पहले इस नगरी को इस तरह से बनाया था कि यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा हो, और यहाँ ऐतिहासिकता आज भी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के ज़माने की बिखरी पड़ी है। लेकिन अब इतने बीते सालों में हमने इस नगरी को कहीं ना कहीं प्रदूषित कर दिया है। यहाँ प्रदूषण इस कदर फैला है कि अब कई पर्यावरण संस्थाओं को आगे आकर नई नई पहल करनी पड़ रही है। वैसे वडोदरा शहर इतना भाग्यशाली तो है ही कि यहाँ पर्यावरण पर काम करने वाली कई संस्थाएं भी हैं और पर्यावरण पर काम करने वाले कई लोग भी हैं जो वडोदरा के पर्यावरण को, यानी परि और आवरण दोनों की चिंता करते हैं। पर्यावरण यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, इसकी चिंता तो होती ही है, लेकिन वडोदरा में रहने वाले पशु पक्षियों की भी विशेष चिंता यहाँ की जाती है। आज मैं आपको लाई हूँ गोत्री तालाब पर, जहाँ वडोदरा में पर्यावरण के लिए काम करने वाली सोक्लिन संस्था ने एक खास पहल की है। क्योंकि वडोदरा शहर के तालाब अमूमन गंदे ही है। वडोदरा शहर में साफ तालाब आपको कम ही देखने मिलेंगे, जबकि करोड़ों का ब्यूटिफिकेशन के नाम पर खर्च हुआ है। लेकिन खर्च एक बार हो जाता है, लेकिन उसके बाद देखभाल नहीं होती है, और उसके अभाव में जो हालत होती है, कुछ ऐसी स्थिति वडोदरा के गोत्री तालाब की भी है। गंदगी की तो यहाँ भी भरमार है, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो बर्ड्स आते हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनको कहीं ना कहीं रूस्टिंग का टाइम मिले, उन्हें मेटिंग का टाइम मिले, कुछ मौका मिले, कुछ अवसर मिले। उस तरीके की पहल सोक्लिन द्वारा की गई है। वडोदरा शहर की सोक्लिन संस्था हमेशा से पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ काम करती आई है, और गोत्री तालाब में भी एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, जिस पर खुद डॉक्टर संजय पंडित हमसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो आपने इनिशिएटिव लिया है उसके बारे में? हम लोग सोक्लिन की तरफ से काम करते हैं ये पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। अब पर्यावरण सिर्फ प्रदूषण की बात नहीं है। प्रदूषण के अलावा जो अपना सराउंडिंग्स है उसको अच्छा रखना, सुरक्षित रखना, और सभी जीवात के लिए भी अच्छी तरह से उससे प्रोटेक्शन मिले, वो देखना है। और सृष्टि के लिए उसमें सुंदरता भी आनी चाहिए। लोगों को अगर प्रसन्नता लगे तभी वो लोग खुश हो सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। बहुत गंदा वातावरण हो तो सुखी नहीं रह सकते। सो प्रदूषण से आगे भी पर्यावरण जो है वो सुरक्षित और सुंदर होना चाहिए। उस हिसाब से हमने एक छोटी सी पहल की है कि ये गोत्री तालाब जो है उसके अंदर एक फ्लोटिंग आइलैंड बनाया है, जो तरापा जैसे बोलते हैं पुराने ज़माने में, पर बाम्बू का बना, पतरे का या प्लास्टिक का नहीं, पर बाम्बू का बना हुआ, और वो तालाब के बीच में रहेगा। इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व होगा कि जो पक्षी आते हैं यहाँ, हमने देखा है कि कई प्रजाति के पक्षी यहाँ गोत्री तालाब में भी आते हैं। बड़ौदा के आसपास जो है अंकोड़िया है, टिम्बी है, ऐसी जगह तो आते ही है। और हम सब के लिए वढवाना तो बहुत फेमस है, वो तो टूरिज़म की जगह हो गई है। लोग वहाँ खर्च करके ट्रिप पर जाते हैं। पर अपने शहर में भी पक्षी आते हैं, पर उनको कहीं रुकने की जगह कई बार मिलती नहीं है, क्योंकि तालाब के आसपास जो है तो बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ आना जाना रहता है, कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ होती है, सब होता है। तो वो तालाब के किनारे पर बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। इसीलिए तालाब के बीच में अगर ऐसा आइलैंड हो तो उस पर वो आराम से, चैन से बैठ सकते हैं, नहा सकते हैं, अपना थोड़ा वो उसको खाना मिले। वहाँ जो बाम्बू का बना है तो उसमें जीवात भी रहेंगे, कीड़े भी रहेंगे, तो वो मिलते रहेंगे और वहाँ हो सकेंगे। तो ये अपने आसपास जो गोत्री का हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि गोत्री का जो बगीचा है कॉरपोरेशन का, वो भी अभी काफ़ी सुंदर बनाया है। बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, सुबह सुबह से योगा से लेकर, लाफिंग क्लब से लेकर, वॉक के लिए, जॉगिंग के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं। तो उनको भी ये नज़ारा देखने को मिलेगा, फ़ोटो खींच सकेंगे और इस सुंदरता का वो लाभ ले सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत एक अच्छा आकर्षण है। और इसी तरह दूसरे भी जो तालाब है उनमें भी हम चाहते हैं कि अगर वो कॉरपोरेट्स है, अपनी इंडस्ट्रीज़ है, बिज़नेस हाउसेस है, वो अगर मदद करे तो ऐसे ही अपन ये फ्लोटिंग आइलैंड बना सकते हैं, कि जिससे अपना बड़ौदा की एक और भी एक उसमें अपने फेदर इन द कैप बोलते हैं, वैसे जैसे बोला कि संस्कार नगरी तो है ही अपनी, पर और भी काफ़ी करने की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी भी है।
तो उसमें जितना करेंगे तो उतना और अपना बड़ौदा शहर सुंदर और स्वस्थ और स्वच्छ रहेगा। सर्दियों की शुरुआत बस अब होने वाली है। आने वाले कुछ दिनों में सर्दियां शुरू हो जाएगी और सर्दियां जब होती है विदेशी पक्षी भारत की ओर आकर्षित होते हैं। गुजरात के भी कई तालाबों में पक्षी आते हैं, लेकिन अगर उनके ठहरने की उन्हें अगर उचित माहौल नहीं मिलता है तो शायद वो नहीं रुकेंगे। और इसलिए सोकलिन द्वारा ये पहल की गई है कि एक बाम्बू जैसा आइलैंड बनाया जाए ताकि पक्षी जो हैं उससे आकर्षित हो सके। अब ये आइडिया कहाँ से आया वो भी मैं संजय जी से ज़रूर पूछना चाहूँगी। संजय जी, ये आइडिया है वो आपको कहाँ से आया कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या आपने ऐसा कहीं देखा था? अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है, बहुत पर्सनल बात है कि मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, पक्षियों की वाइल्ड लाइफ की फ़ोटोग्राफी करते रहता हूँ। तो कई जगह तालाबों में वगैरह जो पक्षी आते हैं उनको देखते रहता हूँ। तो पहली बार वडवाना में देखा कि वडवाना में वो काटमाल जैसा कुछ पुराना पड़ा हुआ है तालाब के बीच में, तो वहाँ सब पक्षी रुके रहते हैं। फिर दूसरी जगह हम गावियर लेक जो है वो दुमस के पास में सूरत में है। वो लेक बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया हुआ है और वहाँ पर ऐसा मचान बनाया हुआ है जो नेचर सोसाइटी है उन्होंने बनाया। तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से वो पक्षी बहुत आते हैं और सुंदर नज़ारा था, फ़ोटो करने का मज़ा आया था, फ़ोटो खींचने का। तो इसलिए मैंने सोचा कि बड़ौदा में क्यों नहीं, और जब हम सोकलिन से जुड़े हैं तो मैंने कहा ये पहल करना बहुत ज़रूरी है, सोकलिन ही पहल करेगी। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि जितने खूबसूरत अन्य तालाब में पक्षी आते हैं कुछ ऐसा ही गोत्री तालाब में भी हो जाए, क्योंकि सोकलिन की जो पहल है वो रंग लाए और सर्दियों में यहाँ भी पक्षियों का जमावड़ा हो और कॉरपोरेशन तालाब की थोड़ी सी सफाई भी कर दे तो ज़्यादा पक्षी आकर्षित हो सके और वडोदरा शहर के जो तालाब है वहाँ भी हमें विदेशी पक्षी देखने मिले। वडोदरा शहर को सुंदर और खास तो पर्यावरण को, हमारे आसपास के आवरण को खूबसूरत बनाने की जो पहल है वडोदरा शहर में कई लोग कर रहे हैं। मेरे साथ अब पर्यावरणविद हितार्थ पंड्या है, उनसे मैं जानूंगी कि इस तरीके की जो पहल है वो आखिरकार पक्षियों को कितना फ़ायदा पहुंचा सकती है और इस तरीके की पहल आगे कैसे कंटिन्यू की जाए। क्योंकि हितार्थ भाई ने अभी अभी भाईली में एक तालाब का बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है और वहाँ पक्षियों को आकर्षित करने की कोशिश वो कर रहे हैं। हितार्थ भाई, ये जो सोकलिन की पहल है सबसे पहले उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत ही अच्छी पहल है और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जिस तरह से पर्यावरण और प्रकृति जो है वो सबके लिए है, उसी तरह से हम सबको एक होके प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। यहाँ पे किसी एक संस्था, कोई एक गवर्नमेंट या तो कोई एक व्यक्ति विशेष बात नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण की जब बात आती है तब मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होना चाहिए, तब जाके वो बदलाव आ सकता है। और वो अब हमारे पास वो जिसको बोलते हैं अब ज़रूरत इतनी बढ़ गई है कि हम सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। तो ये बहुत ही उम्दा प्रयास है और पंछियों के बारे में जो एक सोच है वो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि जब सारे तालाब का डेवलपमेंट हुआ था तब मुझे अभी भी याद है कि हरणी हमारा जो तालाब है वहाँ पे बहुत अच्छा एक नेचुरल आइलैंड था। और वहाँ पे मुझे याद है कि हम लोग मैं जब स्कूल में था तब साइकिल लेके गोरवा से मैं हरणी जाता था वहाँ पे पक्षी दर्शन करने के लिए, और वो आइलैंड जो है मुझे याद है। लेकिन हम जिससे डेवलपमेंट कहते हैं वो तालाब को एक फ्लैट सरफेस बना देना और उसके बीच में लाइटिंग लगाना, वो सही सोच नहीं थी। तो ये जो सोच है वो बहुत अच्छी सोच है और उसकी वजह से उम्मीद हम करते हैं कि बहुत अच्छे उसके परिणाम आए। पंछियों की अगर बात करते हैं तो कुछ पंछी खास ऐसे होते हैं जिनको बैठने के लिए तालाब के बीच में या तो किसी भी जलाशय के बीच में या तो उसके किनारे के ऊपर बैठने के लिए एक जगह चाहिए। जैसे कॉर्मोरेंट्स है, तो कॉर्मोरेंट से वो पानी में कूद के अपना जो मछली होते हैं या तो और जीव होते हैं उसको पकड़ते हैं। उसके बाद में उसको अपने पंख को वापस उसको ठीक करने के लिए उसको धूप में बैठना पड़ता है, धूप में उसको सेकना पड़ता है। अगर वो बैठने की जगह ही नहीं है तो वो वहाँ पे रहेगा ही नहीं, क्योंकि बात बहुत छोटी सी है कि कॉर्मोरेंट को वो पेड़ चाहिए ही जो, और वो जलाशय के बीच में होता है तो और भी अच्छा होता है, उसके किनारे पे होता है तो भी अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि हेरोनरी जो है विश्वामित्री के किनारे पर भी बहुत अच्छी हेरोनरीज़ है। तो हमको लगता है कि ये क्या है, तालाब के बीच में बबूल का एक पेड़ खड़ा है, लेकिन वो पेड़ वहाँ पे एक मकसद से होता है, क्योंकि वो उसी जगह पे
पनपने के लिए होता है और उसके साथ जुड़े हुए जीव भी होते हैं। तो ये जो पंछी होते हैं उसके ऊपर बैठते हैं, हमारे लिए वो कांटे हैं, लेकिन वो पंछी के लिए वो एक बहुत बड़ा आसरा होता है। तो ये जो पंछी के बैठने की जगह उसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। जब हम पेड़ लगाते हैं किसी भी जलाशय के आसपास, तो हम हमारी सहूलियत देखते हैं, हमको जो अच्छा लगता है वो लगाते हैं। कोनोकार्पस का भी हमने देखा कि क्या हुआ था। तो मैं ऐसा चाहूँगा कि जब हम जलाशय को सही में उसको डेवलपमेंट करने की बात करें तो ना सिर्फ हम हमारी सहूलियत देखें, लेकिन छोटे मोटे जो जीव जंतु जो है, जैसे पानी में रहने वाले और पंछी भी है, उसके बारे में हमारी एक बहुत ही हेल्दी सोच होनी बहुत ज़रूरी है। तालाब को हम अपने ब्यूटिफिकेशन का साधन मानते हैं। हम सोचते हैं कि तालाब हमारे लिए है, लेकिन ये एक प्राकृतिक जो सोर्स है वो खासकर इंसानों की बजाय पशु पक्षी और उन जीव जंतुओं के लिए है जो पर्यावरण से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, और इसीलिए उन्हें वो एटमॉस्फेयर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वडोदरा शहर में इस पहल को कितना आगे बढ़ाना चाहिए और किस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए, ये भी मैं ज़रूर हितात भाई से पूछना चाहूँगी। कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? एक प्रयास हुआ है और क्या क्या हो सकता है? मुझे लगता है मयूरी कि सबसे बड़ी जो बात है वो जन भागीदारी की है। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि ये तालाब जहाँ पे हम अभी खड़े, तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए होंगे। अगर मैं उसका जतन करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ के लोग जो है उनको जोड़ना पड़ेगा, और मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ कि बच्चों को जोड़ने से उसका परिणाम और भी अच्छा आता है। आप जैसे जानते हैं कि भाईली में मैंने पिछले 4 साल से एक छोटा सा जो तालाब है उसको बचाने के बहुत प्रयास किए हैं। मैं अभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मैं सफल हुआ हूँ। हम तो बस दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं कि वो तालाब जो है उसका ब्यूटिफिकेशन सही मायने में ब्यूटिफिकेशन हो, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे विदेशी पक्षी देखे थे। शहर के बीच में ऐसे पक्षी देखने बहुत नई बात थी, तो वही एक मुद्दा था और उसको लेके मैंने बच्चों को जोड़ के बहुत काम किया है। और अभी भी वो बच्चे उतने ही सेंसिटिव है उस तालाब के बारे में। वो अभी भी जब ठंडी आने वाले होते तो मुझे कहते कि सर वापस ठंडी आने के अंदर जो वनस्पति उग गए उसको निकालने का हम कैसे करेंगे। तो अच्छी बात ये है कि इस बार कॉरपोरेशन ने भी सामने से फ़ोन करके मुझे पूछा कि सर अभी जनवरी महीने आने वाला और आपके फ़ोन वापस आने शुरू होंगे, इससे अच्छा पहले ही हम आपको बोल देंगे अगर आपको तालाब साफ़ कराएं तो हमको बोल दो हमका। तो ये अच्छे परिणाम है। ये एक जो प्रयास बच्चों ने किया उसकी वजह से उनके दिल में वो जगह बनी कि बच्चे तालाब के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितनी भी जलाशय हमारे शहर में है वो हमारी संपदा है, वो हमारी सही संपत्ति है, और उसीलिए मेरे ख्याल से महाराजा ने उसका निर्माण किया था। तो ये संपत्ति को हम संजो के रखें, उसको उसके कुदरती रूप में रखें, और उसमें जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उनको सबको मिलके काम करने, तब जाके मुझे नहीं लगता। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग में मानता हूँ कि प्रयास करना तो मेरे हाथ में है ना, तो वो हम सब मिलके कर सकते हैं, हमको कोई रोक तो नहीं सकता है। तो बस यही मैं कहूँगा कि सब मिलते हैं और जितने भी जलाशय उनको संजो के रखते हैं। वीआरएम टीवी की तो पिछले 25 साल से ये टैगलाइन ही रही है कि लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। अगर लाखों लोग मिलकर छोटी छोटी कोशिशें करेंगे तो शायद बड़ा परिवर्तन आएगा, ज़रूर आएगा। सोकलिन कर रही है, हितार्थ भाई जैसे लोग इंडिविजुअली भी कर रहे हैं, संस्थाओं के साथ जुड़कर भी कर रहे हैं, और इसीलिए वडोदरा शहर को हमेशा पर्यावरण के लिए चिंतित शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो हमेशा पर्यावरण की और यहाँ के पशु पक्षियों की चिंता करते हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है कि आगे चलकर भी कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इस पहल को और आगे बढ़ाया जाए। आइलैंड की बात की तो ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट किए जा ही सकते हैं। अगर ब्यूटिफिकेशन करोड़ों रुपए का हो रहा है तो तालाब के बीचों बीच पेड़ लगाना या तालाब के बीचों बीच छोटे छोटा आइलैंड क्रिएट करना शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आज के एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ। तो शायद ऐसा कुछ हमें ज़रूर सोचना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पक्षी भी वडोदरा शहर में देखने मिले। बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे लोग पर्यावरण को बचाने में कार्यरत है, दिन रात काम कर रहे हैं, अपना कामकाज छोड़कर भी पर्यावरण को बचाने में जुटे हुए हैं। तो क्या हम अपने हिस्से का पर्यावरण नहीं बचा सकते? छोटी छोटी कोशिश करनी है। अगर लाखों लोग मिलकर छोटी छोटी कोशिश करेंगे ज़रूर बड़ा परिवर्तन आएगा। अगर हमारे घर का भगवान का जो कचरा है वो अगर हम फेंक देंगे तो आप सोचिए कि ये जल संसाधन प्रदूषित हो रहे हैं, यहाँ से कचरा फिर कचरा पेटी में जाएगा या यह गंदा पानी आपके ही घर में आने वाला है। इससे अच्छा इसकी खाद बनाइए और पौधे में डालिए। चलिए, बात वहाँ की हुई थी पक्षियों को किस तरह से हम आकर्षित कर सकते हैं। तो सोकलिन की ये जो पहल है उसके साथ फिर एक बार आपको छोड़े जा रही हूँ, और कॉरपोरेशन भी से भी यही निवेदन कि हम इस तरीके की पहल को
आगे बढ़ाए। वीएनएम टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं, देखते रहिए। यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए। और डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। बड़ोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजियर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरवा, बड़ोदरा। અનેક વર્ષોથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिविलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે, અલકાપુરી, વડોદરા। व्हाट्सएप नंबर 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। तारा बिना शाम ने एक लड़का है, रस रंगवाने हेलो मुझे। तारा बिना शाम ने एक लड़ू लागे, रस रंगवाने हेलो मुझे।
आजकल लोग जो हैं अपने पास्ट और फ्यूचर में उलझे रहते हैं, ये क्यों होता है और इससे निकलने में स्पिरिचुअलिटी किस तरह से मदद करती है? हम ज़्यादातर टाइम अपने फ्यूचर के लिए वरी करते रहते हैं या पास्ट के लिए कुछ ना कुछ रिग्रेट हमारे दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि शायद हमारी बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी रहती है। ओवरऑल हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है, इसलिए ये हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। क्या स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है हमारे लाइफ का पर्पस जानने में? बेसिकली सबका गोल यही है कि उन्हें खुशी चाहिए। अगर हम पैसे भी कमाएं तो हमें पैसे क्यों कमाने हैं? क्योंकि हम कुछ चीज़ें खरीद सके जिनसे हमें खुशी मिलेगी। सो गोल तो यही है कि हमें खुश रहना है। जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें हम अपना दिल लगा सके, तब हमें एक जॉय लगता है और वो जॉय अलग होता है। सो हमारी लाइफ का गोल बेसिकली यही है कि हम खुद से जुड़ सके और खुद का जो एसेंस है वो हम फील कर सके। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को कितने अच्छे से जानते हैं, तो आपको झटपट जवाब देने में आसानी होगी। लेकिन अगर यही सवाल मैं आपसे अपने खुद के लिए पूछूं तो शायद आप थोड़ा झिझक जाएं। बात वही है कि जब भी हम खुद की खोज करने की कोशिश करते हैं तो आध्यात्मिकता एक पहला रास्ता दिखता है। लेकिन आध्यात्मिकता क्या है? जब भी हम किसी अपने फेवरेट एक्टर के इंटरव्यूज़ को सुनते हैं या किसी बिजनेसमैन के इंटरव्यू को सुनते हैं तो उसमें स्पिरिचुअलिटी का एक जिक्र होता है, जिसमें वो हमेशा ये बात कहते नज़र आते हैं कि जब से उन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी पर अपना कदम बढ़ाया तब से उनकी ज़िंदगी बदल गई। ज़िंदगी कैसे बदली? क्योंकि उन्होंने खुद को पा लिया। लेकिन स्पिरिचुअलिटी क्या है और आज के युवाओं के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या महत्व रखती है? सबसे ज़रूरी है ये जानना कि स्पिरिचुअलिटी का असली मतलब क्या है। तो आज हम जुड़ रहे हैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की सर्टिफाइड ट्रेनर पूजा आगा जी से और उनके साथ में मौजूद हैं सारा जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आध्यात्मिकता क्या होती है? आध्यात्मिकता यानी कि स्पिरिचुअलिटी हमारा जो एक सफ़र है हमसे खुद से जुड़ने का, हमारी खुद की एक पहचान बनाना, हमारे स्पिरिट से मिलने का। स्पिरिट यानी कि सोल होता है, आत्मा होती है, उस तक पहुंचने का एक सफ़र होता है। हम कहीं से क्रिएट हुए हैं, हम कहीं से आए हैं, तो जाहिर है हम वहाँ से अलग हुए हैं। इसीलिए उस जगह तक वापस पहुँचने के रास्ते को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। अब डेली लाइफ में ये कैसे हमें दिखता है, ये जो सफ़र है वो कैसे शुरू होता है? बात यह है कि हमें अपनी ही ज़िंदगी में दिखना चालू होता है कि हम सरल हो रहे हैं। और जब हम सरल होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा विचार नहीं आते, बहुत एक्स्ट्रा विचार नहीं आते, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कुछ पसंद नापसंद वो सब गिर जाती हैं, इसे सरलता बोलते हैं। सरलता जब आती है तो एक संतुष्टि आती है, हम शांत हो जाते हैं, अंदर से शांत हो जाते हैं। जब हम खुद से शांत हो जाते हैं, अंदर से संतोषित होते हैं, तो हमें ना फिर दूसरे नज़र आने लगते हैं। तो एक प्रेम जागने शुरू होता है, एक प्रेम जागना शुरू होता है, जैसे दूसरों के लिए सहानुभूति आनी शुरू होती है। और जब हम में ये प्रेम आता है, जो हम काम करते हैं वो हमें प्रिय लगने लगता है, तो जाहिर है हमें वो काम करने का साहस बढ़ेगा, हम वो काम कर पाएंगे। और जब हमें ये सब नज़र आ रहा है तो एक स्पष्टता आती है, हमारी जो चॉइसेस होती है, जो निर्णय हम लेते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं, हमें क्लियरली दिखता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो यही है एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत। ये काफ़ी एक्टिविटीज़ से की जा सकती है, उनमें से एक ध्यान भी है, मेडिटेशन भी है। और जब हम एक स्पिरिचुअल इंसान को देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी पर्सनली भी होती है और एक वर्ल्ड के सिनेरियो में भी होती है। तो जैसे हम देखते हैं लोगों को, हमें लगता है ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है क्योंकि इसमें कुछ क्वालिटीज़ है जो हमें पसंद आ रही हैं, पर कुछ लोग होते हैं जिनकी क्वालिटी शायद हमें ना पसंद आए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसान स्पिरिचुअल है और ये नहीं है। बात यह है कि हर एक समय की जो एक यूनिवर्सल तौर पे अगर हम देखें, हर एक समय का एक महत्व होता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, जैसे आजकल बहुत वॉर्स चल रही हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो जो कुछ लोग को चोट लगती है, कुछ लोग आक्रमण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो आक्रमण करने वाले हैं वो बहुत बुरे हैं,
ऐसा नहीं है। बात यह है कि दूसरे लोग, कुछ लोग उनको बाहर से देखते हैं, कुछ लोग सही में मदद करने पहुंच जाते हैं और कुछ लोग हैं जो प्रे करते हैं। तो ये वर्ल्ड लेवल पे स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने की चीज़ें हो रही हैं। अगर दुनिया में चैलेंजेस ही नहीं होंगे तो जाहिर है हम कोई कुछ भी करने के लिए मेहनत ही नहीं करेंगे और हमें कहीं आगे बढ़ने की वो चाह भी नहीं होगी। सो स्पिरिचुअलिटी दोनों एक पर्सनल लेवल पे भी होती है और एक वर्ल्ड लेवल पे भी चल रही है। जैसे कि राम और रावण का ही हम अगर एपिसोड देखें तो हम सोचते हैं कि रावण जो है वो बुरा था, पर ऐसा नहीं है। ये पहले से डिसाइड होके आया था कि ऐसा होगा, तब जाके लोगों में एक कंपैशन, एक सहानुभूति, एक एम्पैथी जागेगी। तो ये कुछ सिचुएशंस दुनिया में क्रिएट होती हैं और कुछ सिचुएशंस हमारी लाइफ में क्रिएट होती है। एक कुछ आजकल हमें थोड़ा बहुत लैक लग रहा है, कुछ अपूर्णता लग रही है, बस उसी को पूरा करने का ये एक सफ़र है जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जुड़ने के बाद में ना सिर्फ खुद के लिए, मतलब खुद के लिए जो नज़रिया होता है वो भी बदलता है, साथ साथ में दुनिया के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक अलग नज़रिया हमें देखने मिलता है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि यूथ के लिए, मतलब आज का जो युवा है उसके लिए ये आध्यात्मिकता क्या महत्व रखती है और उन्हें क्या सीखने की ज़रूरत है, क्यों सीखने की ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है यूथ को लेके। यूजुअली स्पिरिचुअलिटी को ऐसा माना जाता है कि आध्यात्मिकता मतलब सारे काम पूरे हो जाएंगे, हम रिटायर हो जाएंगे, फिर करेंगे, बट ऐसा नहीं है। यूथ, युवा मीन्स किनको कहते हैं हम? हमारी ऐसी पीढ़ी जो अभी फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ एंथुजियाज़म है, क्रिएटिविटी से भरी हुई है, जिनको बहुत कुछ लाइफ में करना है। सो यूथ का जो फेज़ है मेनली हम कंसिडर करते हैं 20 साल से लेके 35 साल तक का जो पीरियड है, और हम सब मानेंगे कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें काफ़ी सारा बदलाव हमारी ज़िंदगी में आता है। हम अपने एजुकेशन सिस्टम से जॉब्स की तरफ बढ़ते हैं, फैमिली लाइफ में बढ़ते हैं। तो ये जो पीरियड है इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो अब स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करेगा? जैसे सारा ने बताया कि कितने फ़ायदे हैं इसके। स्पिरिचुअलिटी जब हम अपने लाइफ का एक अंग बना लेते हैं तो हम धीरे धीरे पहले तो खुद से जुड़ते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं। अपने आप को समझते समझते हम जो एक हायर पावर हमारे अंदर रिसाइड करती है उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। सो ऑटोमेटिकली जो है हमें इनर गाइडेंस आने लगता है, गाइडेंस फ्रॉम द हार्ट। सो इस समय यूथ जो है, हमने ये देखा कि एक मिक्स सा रिएक्शन चल रहा है। बहुत सारा यूथ स्पिरिचुअलिटी में है। हमारे ही इंस्टीट्यूट में हम देखते हैं तो मेजॉरिटी जो प्रैक्टिशनर्स हैं दे आर फ्रॉम द यूथ। सो उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है तभी वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं बाहर और हमें कोई प्रॉपर गाइड बाहर से नहीं मिल पाता है। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, अपने आप को, अपने हार्ट को जब गाइड बना लेते हैं तो हम में धीरे धीरे सेटलनेस आती है और जैसे सारा ने बताया कि क्लैरिटी आने लगती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक अंदर से स्ट्रेंथ आने लगती है, क्योंकि यूथ पीरियड ही ऐसा पीरियड है जिसमें फेलियर्स के भी चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो आपको अपने फेलियर को भी हैंडल करने का एक स्किल होना चाहिए कि ओके फाइन, ये वर्क नहीं करा, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स। सो वो इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे यूथ में अभी सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि बच्चों को अपनी इमोशंस को हैंडल करने नहीं आता है। ज़रा सा कुछ हुआ, इमिजिएटली दे से आई एम डिप्रेस्ड, आई एम नर्वस। ये हमने डिप्रेशन, और वो इवन मैं जब यूथ में थी तब भी हमने ये वर्ड्स बहुत रेयर अपने आसपास सुने थे। तो अगर यूथ स्पिरिचुअलिटी में रहता है तो मुझे लगता है ये हमारे पूरे वर्ल्ड को एक पॉजिटिव चेंज की ओर ले जा सकता है, क्योंकि दिस विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड देयर ओन वर्थ। खुद को वो प्यार कर पाएंगे इसके थ्रू। खुद को प्यार करेंगे तो जो बाहर से जो उनको ये सब चीज़ें चाहिए वो उनको अपने अंदर ही महसूस होने लगेंगी, एंड वो अपनी लाइफ में उस पीरियड में
जो बहुत लिमिटेड पीरियड है, कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएंगे एंड उसकी वजह से उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि जितना जल्दी यूथ स्पिरिचुअलिटी को अपना अंग बनाएं, अपनी लाइफ में इनकलकेट उसका कर लें, आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट थिंग इन देयर लाइव्स। बिल्कुल सही कहा आपने पूजा मैम। लेकिन एक मेरा क्वेश्चन ये भी है कि आजकल जैसा आपने कहा कि बहुत मिक्स एक कल्चर देखने मिल रहा है कि बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बिलीव नहीं करते, उन्हें लगता है कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, रियल नहीं होती हैं, इससे कुछ नहीं मिलता है। और जो लोग फाइनली अपने आप को रेडी कर लेते हैं कि नहीं मुझे इस जर्नी पर निकलना है, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कई केसेस ऐसे सुनने मिलते हैं कि वो किसी फेक गुरु के चंगुल में फंस गए हैं। तो ये कैसे पता करना है कि जिसको मैं अपना गुरु मान रही हूँ, जिससे मैं ये सीख रही हूँ कि आध्यात्मिकता क्या है, तो वो मुझे सही मायने सिखा रहा है या नहीं, ये वो फेक गुरु है या रियल गुरु है, ये मैं कैसे जानूँ? तो इसके बारे में आप कुछ बताइए। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत बार लोगों को ये एक स्ट्रगल अंदर चलती रहती है कि मतलब मैं सही ट्रैक पे आई हूँ या आया हूँ या मैं नहीं हूँ, ये एक अंदर एक क्वेश्चन आता है। येस, यू राइट, बहुत सारे फेक गुरुज़ भी होते हैं, हर चीज़ में प्लस माइनस रहता ही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जिसको रियल क्रेविंग है स्पिरिचुअलिटी की, और अगर आप रियली अगर अपने से कनेक्टेड फील करते हैं, तो हमारा गाइड, हमारा हार्ट ही हमें गाइड करेगा कि मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। और हमेशा अगर हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी हैं, हम कोई अगर पाथ को फॉलो नहीं भी कर रहे हैं, तो भी कुछ लॉज जो हैं वो यूनिवर्सल लॉज हैं और वो हर एक ह्यूमन के लिए अप्लाई होते हैं। और ये भी एक लॉ है कि हमारा दिल हमें कभी गलत गाइड नहीं करता है, दिमाग ज़रूर मैनिपुलेट करता है। तो कभी भी अगर हमें डाउट आए तो अपने दिल से पूछें कि ये सही है मेरे लिए या नहीं, और दिल जो बोले उसी को फॉलो करें, ना कि दिमाग जो आपको मैनिपुलेट करके बताए। सो वो एक चेक पॉइंट हमारी तरफ से, क्योंकि हमें खुद ही डिसाइड करना है, हमारे अंदर से ही हमें फील होना चाहिए कि वो सही है या गलत है। आपने जो सारी बातें कही, और मैंने भी ये सुना है कि आध्यात्मिकता वो है जहाँ पर हम अपने सोल को सेटिस्फाई करना सीखते हैं। तो आध्यात्मिकता में अपनी सोल को सेटिस्फाई करना इतना ज़रूरी क्यों है? हमारा सोल भी हमारा बॉडी का एक हिस्सा है। हम जीवित इसलिए है क्योंकि हमारा सोल हमारे अंदर है। जब हम क्या बोलते हैं कि बेबी में लाइफ कब आती है, जब उसका हार्ट बीट करने लगता है, यानी कि एक सोल सेट इन किया है। वो बच्चा जब पैदा होता है वो अपनी पहली सांस लेता है और वो रोता है, इसका मतलब है कि उसमें सोल है। और वो पहली और आखिरी बार होता है कि माँ बच्चे को रोता हुआ देख खुश हो रही है। ये हमारे गाइड कमलेश पटेल जी का एक एग्जाम्पल है, जिन्हें दाजी के नाम से कहा जाता है। वो ये बताते हैं कि वो पहली और आखिरी बार है जब माँ एक्चुअली बच्चे को रोता हुआ देख के खुश हो जाती है। अगर उस टाइम पे बच्चा नहीं रोएगा तो सब लोग दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उसमें वो सोल नहीं आया। तो ये सोल जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं जब बच्चा पैदा हुआ, तो हम इस सोल को आगे चलते चलते भूल जाते हैं। हम बच्चों को देख ले, वो कितने खुश होते हैं, वो कहीं भी बैठेंगे, मिट्टी में बैठेंगे, वो खुश ही रहेंगे। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी लाइफ इन चीज़ों से थोड़ी सी दूर होती जाती है। हम फिर सोचेंगे नहीं चलो यहाँ नहीं बैठते, हम गंदे हो जाएंगे। ऐसे आगे जैसे हम लाइफ में बढ़ेंगे ये चीज़ तो होती ही जाएगी, और ये होती है। सो हमारे सोल को सेटिस्फाई करना, वो बच्चा जो है वो अपने सोल से कनेक्टेड है, इसीलिए वो इतना खुश है। अगर हमें खुश रहना है तो हमें हमारे सोल से कनेक्टेड रहना होगा। और हम सिर्फ अपने सोल से ही कनेक्टेड पूरी तरह से नहीं रहते, हम अपने किसी भी एनर्जी लेयर से ठीक से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी में भी इम्बैलेंसेस होते हैं। एक हमारा बॉडी लेयर होता है, एक हमारा ब्रेथ लेयर होता है, एक हमारा इंटेलेक्चुअल लेयर होता है और एक हमारा सोल लेयर होता है। तो इतने ये जो सब लेयर्स है इनको पंचकोश कहा जाता है। हम एक्चुअली देखने जाए तो किसी भी एक लेयर को ठीक से सेटिस्फाई नहीं कर रहे, और जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, हमें कोई एक चीज़ की कमी रहती है, इसे कोई एक चीज़ की कमी महसूस होती है, इसीलिए हम किसी ना किसी चीज़ में अपनी खुशी ढूंढते रहते हैं।
और ये खुशी को पूरा करने के लिए हम बहुत चीज़ें करते हैं, बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं, पर कुछ फिर भी रह जाता है। यही हमारे सोल की एक दस्तक है कि वो नॉक करता रहता है बार बार कि मुझे भी याद करो। और जब हम उस पर थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू करें तो ये जो अपूर्णता की एक फ़ीलिंग है, जो एक लैक की फ़ीलिंग है ना, वो हटने लगती है और अंदर से एक खुशी बाहर आने लगती है। और फिर हमें वो उसकी जो खोज है वो हमें बाहर नहीं करनी होती, वो हमें अंदर से ही मिल रही होती है। सो इसीलिए सोल को खुश रखना बहुत ही ज़रूरी है। और हार्टफुलनेस में एक बहुत ही अच्छी एक यूनिक चीज़ है, इसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, जिसे प्राणाहुति हिंदी में कहा जाता है। ये एक योगिक एनर्जी है जो हमारे सोल के लिए खाना है। सो फर्स्ट या सेकंड आपको जो एक्सपीरियंस हो, आपको उसी में इतनी शांति मिल सकती है, इतनी खुशी मिल सकती है कि वो आपको प्रोत्साहित करती रहे कि मैं आगे बढ़ूं और इसको और खोजूं। नहीं तो क्या होता है कि हम ध्यान करने बैठते हैं, 2-3 बार करते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं अब नहीं होता। सो ये जो ट्रांसमिशन है ये एक्चुअली हमें हेल्प करता है, मोटिवेट करता है कि हम आगे बढ़ सकें। अपनी सोल को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है कहीं ना कहीं। और आजकल लोग जो हैं, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, हर किसी की ये एक आदत होती है कि वो अपने प्रेजेंट से ज़्यादा अपने भूतकाल में और अपने आने वाले कल को ज़्यादा सोचते हैं, अपने पास्ट और फ्यूचर में उलझे रहते हैं। तो ये क्यों होता है और किस तरह से स्पिरिचुअलिटी आपको हेल्प करती है इस जो कश्मकश है पास्ट और फ्यूचर के बीच की, इससे निकलने में स्पिरिचुअलिटी किस तरह से मदद करती है? हम ज़्यादातर टाइम अपने फ्यूचर के लिए वरी करते रहते हैं या पास्ट के लिए कुछ ना कुछ रिग्रेट हमारे दिमाग में चलता रहता है, क्योंकि शायद हमारी बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी रहती है। क्योंकि हम अपने घर में भी देखते हैं हमारे पेरेंट्स ज़्यादातर हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए वरिड रहते हैं। हम 8th में हैं तो वो हमें बोलना शुरू कर देते हैं कि अभी से अच्छे से पढ़ो, बोर्ड आ रहा है। फिर 10th हम क्लियर किया, अच्छे से पढ़ो, 12th बोर्ड आएगा, उसके बेस पे आपको जॉब मिलेगी। तो हमेशा एक फ्यूचर का एक डर हमें दिया जाता है कि अभी ये ठीक से नहीं करोगे तो फिर आगे चल के ऐसा होगा। या फिर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें बार बार वो रिमाइंड कराया जाता है। या हम अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं कि उनसे कोई गलती हो गई है तो वो बहुत रिग्रेट करते हैं उस चीज़ का। तो ये ओवरऑल हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी होती है, इसलिए ये हम प्रेजेंट में नहीं रह पाते हैं। आप देखेंगे कब ऐसा होता है कि हम बचपन में हैं और हमें बोला जा रहा है कि आंखें बंद करके बैठो, बर्ड्स की आवाज़ सुनो, नेचर को फील करो, या हवा को महसूस करो। ये जो सटल चीज़ें हैं जो हमें प्रेजेंट में रखती हैं, हमें कहाँ कराई जाती हैं। मतलब मैं अपना जब देखूं तो मैं स्कूल में थी या इवन कॉलेज में थी, अनफॉर्चुनेटली मुझे तो कभी इस टाइप का कोई एक्सपोजर मिला ही नहीं कि हाउ टू ट्रेन माई माइंड टू बी प्रेजेंट इन वॉट एवर आई एम डूइंग। सो फॉर्चुनेटली मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल गया, हार्टफुलनेस, जिसको मैं पिछले 19 साल से फॉलो कर रही हूँ। तो उसमें मैंने सीखा कि कैसे हम प्रेजेंट में रह सकते हैं। सो मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखाना बच्चों को कि हम अपने प्रेजेंट को कैसे एंजॉय करें, प्रेजेंट में कैसे जिएं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू या डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू। या हमारा जैसे इंस्टीट्यूट है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, उसमें जैसे बच्चों के लिए भी बहुत सारे बचपन से कुछ प्रोग्राम्स हैं। अगर वो करें बच्चे तो वो सेंसिटाइज होते हैं, अवेयर होते हैं। अवेयरनेस जितनी बढ़ती है उतना हम प्रेजेंट में रह पाते हैं। सो आई थिंक अगेन स्पिरिचुअलिटी इज़ द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस, कि हम प्रेजेंट में कैसे रह सकते हैं। अब ये बात हर कोई एग्री करेगा जब मैं ये कहूँगी कि जब भी हम पास्ट और फ्यूचर का सोचते हैं तो उसके ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली 2 ही रीज़न होते हैं। एक हो सकता है करियर और दूसरा हो सकता है लव रिलेशनशिप्स। तो अब मेरा अगला सवाल ये है, अब ये यूथ के लिए भी लागू पड़ता है और हर किसी के लिए लागू पड़ता है कि स्पिरिचुअलिटी लव रिलेशनशिप्स में क्या कनेक्शन रखती है? हम जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हो, तो सबसे पहले हमारे जो प्रियजन होंगे, जो हमारे सबसे क्लोज़ वाले लोग होंगे, जो रिश्तेदार होंगे, वही बोल पाएंगे कि सच में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो जब कोई ऐसा बोले कि मैं 5 साल से या 10 साल से मेडिटेट कर रही हूँ, तो हम अक्सर सुनते हैं या तो उनके पेरेंट्स से या तो उनके स्पाउस से कि नहीं नहीं हमें तो कोई चेंज नहीं लग रहा। तो लव रिलेशनशिप्स में या जो हमारे क्लोज़ वाले लोग हैं उनके साथ रिलेशनशिप्स में स्पिरिचुअलिटी किस तरह हेल्प करती है, तो पहली बात तो ये है कि स्पिरिचुअलिटी का कोई भी एक मेथड फॉलो करने से हम शांत हो जाते हैं। तो जब हम शांत होने लगते हैं तो हम एक क्लैरिटी से सिचुएशंस को देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम एकदम एक रात में बदल गए और बोलने लगे कि चलो अब इस इंसान को गुस्सा नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम खुद इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। जैसे सपोज़ मुझे कोई चीज़ चुभती हो, तो स्पिरिचुअलिटी में मैं देखना शुरू करती हूँ, अच्छा ये चीज़ मुझे चुभ रही है, एक अवेयरनेस आती है। उसके बाद भी काफ़ी टाइम लगता है उस पर एक स्टेप लेने में कि अच्छा अब जब गुस्सा होगा तब रिकग्नाइज़ करूँगा कि मैं गुस्सा हो रहा हूँ, तो वो आता है। उसके बाद अगला कदम ये होता है कि मुझे बीच में पता चल गया अच्छा अब मुझे गुस्सा आ रहा है, तो अब मैं रुक जाऊँ, अब ज़्यादा गुस्सा ना करूँ या सिचुएशन को या बात का बतंगड़ ना बनाऊँ। और फिर फाइनली एक ऐसा स्टेप आता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि अब ये बात मुझे उतनी नहीं खटकती जितनी पहले खटकती थी। तो एक तरीके से ऐसे हेल्प करती है। जो हमारे इमोशंस है, सबसे ज़्यादा इमोशंस हम या तो वर्क प्लेस में जो हमारे कॉलीग्स है या तो फिर जो हमारे रिलेशनशिप्स है उसी में हम फील करते हैं, तो हमारे इमोशंस बैलेंस होते हैं। दूसरी जो जिस अपूर्णता की मैं बात कर रही हूँ वो हमें खुद में पूर्ण करनी होती है। हम अगर सोचें कि आज मुझे ये फीलिंग है, ये वॉइड है मेरे अंदर या ये लैक है, तो मैं ढूंढने जाऊँगी कि मैं किसी और से वो पूरा करवाऊँ, पर वो इंसान भी तो अपने किसी चीज़ से डील कर रहा होगा और शायद वो स्थिति में ना हो कि वो मुझे उस वक्त समझ सके और मुझे प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस आती हैं और जब एक्सपेक्टेशंस मीट ना हो तो हमें तकलीफ़ होती है। और थर्ड थिंग ये है कि अगर हम बात करें तो हम कोई भी एक रिश्ता हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो, चाहे वो हमारा पार्टनर हो, हम कोई लोग को सोलमेट बोलते हैं, वो हमारा कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जो हम ऐसा बोलते हैं ना सोल सिस्टर है ये मेरी या सोलमेट है मेरा। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे सोल से कनेक्टेड है। तो जब हम डीपली अपने सोल से कनेक्ट होते हैं तभी हम जाके ऐसे सोल वाले रिश्ते जो हैं उनके साथ हम बॉन्ड कर सके। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का कोई भी टाइप की रिलेशनशिप में बहुत ही महत्व है, अलग अलग लेवल्स पे महत्व है। एंड इट्स लाइक अ फुल सर्कल। आप कोई भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करो और ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे शायद सिर्फ इमोशंस में ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं होता, या सिर्फ एंगर में ग्रोथ होगा। एक पूरा चक्कर ही घूम के आपको एक पूरी पर्सनालिटी ऐसे एक व्हील की तरह घूम के आगे बढ़ेगी। सो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुद पे काम करें ताकि हम दूसरों के साथ ज़्यादा बेटर और इफ़ेक्टिव रिलेशनशिप्स फॉर्म कर सकें। अब रिलेशनशिप की बात हो या वर्क प्लेस की बात हो, हर किसी में ये बात सबसे प्रायोरिटी पे आती है कि हमारी सोल से हमें जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो 20s में अपनी एज में हैं, जितने भी यूथ हैं, वो ज़्यादातर इस एज में थोड़ा लॉस्ट फील करते हैं। ज़्यादा उनको एंजाइटी फील होती है, स्पेशली आजकल की जनरेशन में, कि वो है अपने आप को कहीं लॉस्ट फील कर रहे हैं, खुद में सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ से फिर वो कैसे बच सकते हैं? आई थिंक काफ़ी मेजर प्रॉब्लम यूथ फेस कर रहा है, क्योंकि 20s में जो 20s के बाद जो फेज़ शुरू होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, उसमें काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन आता है अपने करियर वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज। और आजकल हम देख रहे हैं कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, राइट। इवन ऑफिसेज में ऐसा है कि हाइब्रिड मॉडल्स चल रहे हैं, आधे जन ऑफिस से काम कर रहे हैं, कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, एंड मोस्टली काम जो है आपका डिजिटल है। तो यू आर वर्किंग मोस्ट ऑफ द टाइम विद मशीन्स, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है कि ह्यूमन टच बहुत कम है। तो ह्यूमन टच कम है तो कहीं ना कहीं हम जो एक फ़िज़िकल लेवल पे बॉन्डिंग फील करते थे वो लैक हो रही है। उसकी वजह से बच्चे काफ़ी लोनली फील करते हैं। और दूसरा हम ये भी देखते हैं कि बहुत कुछ माइंड सेट पे है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है। जैसे बहुत बार आप बहुत लोगों में भी अकेला फील करते हैं, बट कई बार आप अकेले हैं तो भी आपको लगता है कि मैं तो खुश हूँ, अपने से ही खुश हूँ,
आपको किसी कंपनी की भी ज़रूरत नहीं लगती। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं 19 साल से इसमें हूँ, तो मैंने अपने आप में मैं जब 24 की थी तब मैंने स्टार्ट किया था। तो तब मैं इतना सिंसियरली तो प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, बट थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके रिज़ल्ट्स मुझे थोड़े साल के बाद आने लगे। तो अब मैं देखती हूँ कि आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि मैंने उस समय इस बात को अपने साथ चलाए रखा। उससे क्या हुआ कि मैं एक तो अपने आप से कनेक्टेड रही, अपने सेल्फ को डिस्कवर कर सकी और अपने आप से ऐसा बॉन्ड बना सकी कि कभी लगे कि कोई भी मेरे साथ नहीं है तो भी वो तकलीफ़ नहीं होती जो शायद मुझे हो सकती थी। कभी छोटा मोटा कुछ हर्ट, वो तो हम ह्यूमंस हैं तो होता है, लेकिन एक डीपर लेवल पे वो लोनली फीलिंग नहीं आता। बिकॉज़ जब आप इस पाथ पे हैं, अपने साथ कनेक्टेड हैं, अपने अंदर जो एक डिवाइन सोर्स है उसके साथ कनेक्टेड हैं, तो आप इतनी खुशी अंदर से ही महसूस करते हैं कि फिर आपको लोनलीनेस, डिप्रेशन, जो आजकल बच्चों को बहुत कॉमन हो रहा है, बच्चे बहुत एग्रेसिव भी हो रहे हैं और उनको पता नहीं है कि डील कैसे किया जाए। क्योंकि ये मतलब मुझे तो कई बार बहुत हैरानी लगती है कि हमारी पूरी ज़िंदगी हमारी डिपेंडेंट होती है हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स पे, और हम दुनिया जहान की एजुकेशन बच्चों को देते हैं और यही नहीं सिखा पाते कि अपने आप को अपनी इमोशन से कैसे डील करें। क्योंकि जैसे जैसे हम फील करते हैं उसी के बेस पे हमारे थॉट्स होते हैं, उसी के बेस पे हमारे एक्शंस होते हैं। रिपीटेडली जो हम एक्शन करते हैं वही हमारी हैबिट्स होती हैं, और हमारी हैबिट्स ही तो हमारी पर्सनालिटी बनाती हैं, और वही हमें हमारी डेस्टिनी तक लेके जाता है। सो इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस पे वर्क करना। सो इसलिए मेरा तो यही सजेशन रहेगा यूथ को, स्पेशली जो 20s में हैं, कि आप कुछ समय अपने लिए निकालें, अपने साथ बैठें, अपनी फीलिंग्स को ऑब्ज़र्व करें कि कहाँ मुझे क्या फ़ील हो रहा है। और अगर आपको लगता है कि ये इमोशन मुझे प्रॉब्लम दे रही है, मेरे को ट्रबल कर रही है, मुझे आगे बढ़ने से रोक, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से डिस्ट्रैक्शन इतना है, डिजिटली बच्चे इतने कनेक्टेड रहते हैं कि उनका अंदर ही अंदर क्या चल रहा है पेरेंट्स को भी नहीं पता चलता है। सो कई बार पेरेंट्स भी शायद गाइड नहीं कर पाएंगे, टीचर्स भी नहीं कर पाएंगे। सो बेस्ट होगा कि हम अगेन अपने आप से थोड़ा जुड़ें, अपने हार्ट की सुने, जो हमें सही गाइड कर पाएगा। और हम उस खुशी को, प्यार को, उस जॉय को जब हम अंदर महसूस करेंगे तो ये जो हमारी स्ट्रगल है ना इन सब चीज़ों को दूसरों से पाने की, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमारे बच्चों को स्कूल में ही हम सिखाएं कि सुबह थोड़ी देर अपने साथ टाइम स्पेंड करो, शाम को करो, रात को सोने से पहले 5-5, 10-10 मिनट इतना ही टाइम तो देना है, और पूरे दिन भर जो हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देगा हमारी सारी एक्टिविटीज़ में। जब भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ते हैं या उसके रिगार्डिंग कोई किताब पढ़ते हैं, कोई मूवी देखते हैं या किसी आध्यात्मिक गुरु को सुनते हैं, तो उसमें हमें ये भी एक क्वेश्चन, हमेशा एक म्यूचुअल क्वेश्चन जानने मिलता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो क्या स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है हमारे लाइफ का पर्पस जानने में? हम बहुत बार किसी के गोल्स के बारे में उनसे पूछे तो हमें बहुत ही अलग अलग रिस्पॉन्सेज मिलते हैं। अलग अलग लोग जो होते हैं, कोई बोलेगा मुझे खुश रहना है, कोई बोलेगा मुझे पैसे कमाने हैं, कोई बोलेगा कि मुझे एक पीसफुल माइंडसेट चाहिए, कोई बोलेगा कि मुझे प्रमोट होना है। बेसिकली सबका गोल यही है कि उन्हें खुशी चाहिए। अगर हम पैसे भी कमाएं तो हमें पैसे क्यों कमाने हैं? क्योंकि हम कुछ चीज़ें खरीद सके जिनसे हमें खुशी मिलेगी। सो गोल तो यही है कि हमें खुश रहना है। पर अगेन हम ये खुशी जो है हम बाहर की चीज़ों में ढूंढते रहते हैं। चाहे वो इंसान, उसने 10,000 से शुरू किया हो, आज वो 50,000 कमा रहा है, 1 लाख तक पहुंच गया, तो भी जो एक खुशी का गोल था ना कि शायद मैं 40,000 में खुश हो जाऊं, वो शायद ना मिल पाए, क्योंकि हम जो खुशी है वो हम बाहर बेस कर रहे हैं। जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिसमें हम अपना दिल लगा सके, तब हमें एक
एक जॉय लगता है, और वो जॉय अलग होता है ऐसी खुशियों से जो हमें बाहर की चीज़ों से मिले, वो थोड़ी देर के लिए मिलती हैं और फिर वापस हम पहुंच जाते हैं। क्या होता है कि हम कभी हॉलीडेज़ पे जाते हैं, तो हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ से थोड़ा डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं और हम एक छुट्टी पे जाके एक पीसफुल टाइम पाना चाहते हैं। पर जब हम वापस आते हैं तब वही सिचुएशन सामने आएगा और हमें वो खुशी एक परमानेंट नहीं मिली जो हम चाहते थे कि वो परमानेंट हो जाए। तो ये जो परमानेंट खुशी है कि हम परमानेंटली उस कंडीशन में रहे, बेसिकली हमारी लाइफ का गोल वो है। सो हमारी लाइफ का गोल बेसिकली यही है कि हम खुद से जुड़ सके और खुद का जो एसेंस है वो हम फील कर सके। जैसे कोई इंसान जब बाहर जाता है वो घर आता है, वो फील करता है कि मैं घर आ गया हूँ। बस वही है कि हम फील करें कि हम अपने घर पे है, वो चीज़ हम अपने अंदर ही महसूस करें, ना कि बाहर की दुनिया में। सो गोल ऑफ लाइफ बेसिकली यही है, यही सिंपल चीज़ है। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हम आध्यात्मिकता में जुड़ते हैं तो क्या हमारी ज़िंदगी में कुछ लाइफ के ऐसे हैबिट्स हैं जो चेंज हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे ही क्यों ना हो, चाहे वो ज़्यादा बुरे ना हो। जैसे मैं स्मोकिंग वगैरह की बात नहीं करी, लेकिन नॉर्मली भी हमारी कई सारी हैबिट्स होती हैं जो हमें खुद भी पता नहीं होता है कि शायद वो हमारे लिए उतनी सही नहीं है। तो क्या कुछ लाइफ के हैबिट्स चेंज होते हैं इस जर्नी में आने के बाद में? यस, डेफिनेटली। जब हम इस बात को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले तो हम अवेयर होते हैं कि हम में लैक क्या है, कि हमें कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है। नहीं तो बहुत बार तो हमें पता ही नहीं होता है कि हम में क्या नेगेटिव्स हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं, बस चले जा रहे हैं। जैसे आजकल की आपने बताया भाग दौड़ की ज़िंदगी है, कहाँ टाइम है होता है कि हम शांति से बैठें, ऑब्ज़र्व करें मुझ में क्या ख़राब है, क्या अच्छा है, कहाँ मुझे काम करना है। तो सबसे पहली बात, स्पिरिचुअलिटी को जब हम फॉलो करते हैं तो अपने साथ बैठते हैं तो ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कहाँ पे ज़रूरत है चेंज की। एंड वो चेंज भी ओवरनाइट नहीं आ जाता। अगर किसी को लगे कि अच्छा मुझे ये चेंज करना है, चलो आज मैं स्पिरिचुअलिटी शुरू करूं और कल चेंज हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। टाइम लगता है इसमें। एवरी डे उससे हमें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ता है। अब जैसे आपने हैबिट्स का स्पेशली पूछा है, तो हार्टफुलनेस में एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिसको हम कहते हैं क्लीनिंग या रिजुविनेशन। तो उसमें क्या रहता है कि यही हमारी टेंडेंसीज़, हमारे अंदर जो नेगेटिव्स हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जिनसे हम भरे रहते हैं, तो एंड ऑफ द डे एवरी डे हाफ एन आवर का ये प्रोसेस हम करते हैं कि जिसमें हम थॉट देते हैं कि जो भी कुछ मेरे अंदर नेगेटिव है, जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं, वो मेरे पूरे सिस्टम से बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ स्मोक और वेपर। ये मेंटल प्रोसेस रहता है, क्योंकि जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, वो सब सटल हैं, वो टैंजिबल नहीं है। तो उनको हटाने के लिए भी हम कुछ भी टैंजिबल यूज़ नहीं कर सकते। तो हम अपनी ही थॉट पावर से, अपनी ही विल पावर से धीरे धीरे अपनी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को बाहर निकालने लगते हैं अपने सिस्टम से। उसमें भी ऐसा होता है कि बार बार वो टेंडेंसीज़ हमें अटैक करती हैं, बट हम जुटे रहते हैं कि नहीं, क्योंकि वो बरसों की जो हैबिट्स हैं, हम चाहें कि एक दिन में या 2 दिन में निकल जाएं तो ऐसा नहीं होता है। तो हम लगे रहते हैं और एक दिन वो जो उसका सीड है, उस टेंडेंसी का या हैबिट का, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, जो हम में नहीं होनी चाहिए, उसका जब सीड निकल जाता है हमारे अंदर से, तो वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। अदरवाइज़ कोई भी हैबिट हम ऊपर से कितनी भी कोशिश कर लें, 2 दिन 4 दिन शायद हम उससे बच जाएं, बट जैसे ही उसे वो एनवायरनमेंट मिलेगा वो वापस आएगी। सो इसलिए हैबिट्स को अगर हमें रिमूव करना है, अपनी टेंडेंसीज़ को रिमूव करना है, हमें ट्रांसफॉर्म होना है, तो रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी हमें हेल्प करती है, क्योंकि हम थॉट लेवल पे जाते हैं, थॉट्स को चेंज करते हैं। जब थॉट्स चेंज होते हैं, जैसे कि मैंने वो साइकिल आपको ऑलरेडी बताई, थॉट्स से भी पहले एक चीज़ आती है इंटेंशंस। हमारी इंटेंशंस प्योर होती हैं, फिर थॉट्स पे काम हुआ, एक्शन, हैबिट्स, आर कैरेक्टर, पर्सनैलिटी, एंड ऑटोमेटिकली हमारी डेस्टिनी चेंज होती है।
सो डेफिनेटली हमें स्पिरिचुअलिटी ही हेल्प कर सकता है। मेरे हिसाब से जो मेरा 19 इयर्स का जर्नी है, यही एक चीज़ हमें हेल्प कर सकती है परमानेंटली अपनी हैबिट्स को ट्रांसफॉर्म करने में। आज की हमारी पूरी ये बात हुई स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, लेकिन कई बार ये सवाल आ जाता है कि हम खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं या हमें किसी की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो आसपास में कोई ऐसा सेंटर हो या कोई ऐसे लोग हों जो हमारी मदद कर सकें, तो वडोदरा में या आसपास में कहीं पे भी किस तरह से आपको मदद के लिए एक वो रास्ता मिल पाएगा, उसके बारे में भी हम पूजा मैम से जान लेते हैं। मैम, आप दर्शकों को बताइए कि अगर उन्हें इस जर्नी पर निकलना है, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर निकलना है, तो वो किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और किस तरह से यहाँ पर वडोदरा में उन्हें ये जो इंस्टीट्यूट या सेंटर्स जो हैं वो अवेलेबल हो सकते हैं। ये बहुत ही आई थिंक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसका मैं वेट कर रही थी कि मैं लोगों को बताऊं, गाइड कर सकूं, कि क्योंकि नॉलेज तो बहुत मिल जाता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये अच्छा है, वो बुरा है, करना किस तरह है। अब मैं अपनी जर्नी का बताऊं तो जितने एक्सपीरियंसेस हैं जो मेरे को हुए हैं, मेरे को ट्रांसफॉर्म होने में जो हेल्प मिली, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखती हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है। सो राइट, यूथ इज़ अ टाइम जब हमें बहुत क्लैरिटी चाहिए अपने थॉट्स में, एक अंदर से मोटिवेशन चाहिए, हमें कोई अच्छा गाइड चाहिए जो बता सके कि कैसे इसको करना है। क्योंकि जैसे मैंगोज़ का मैं बताऊं कि मैं बोलूँ यार अल्फेंसो मैंगो बहुत टेस्टी होता है, या केसर बहुत अच्छा है, या तीसरा कोई, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बहुत अच्छा होता है। पर मैं अपील करूँगी कि सब लोग अपने हिसाब से टेस्ट करके देखें, उसको एक्सपीरियंस करके देखें, और फिर देखें उनमें क्या बदलाव आ रहा है, उनको वो कैसा लगा वो एक्सपीरियंस, ताकि फिर वो उसको भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं। वैसे ही हमारा हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट है जिसपे हम 1-to-1 सेशंस लेते हैं, हम स्कूल्स में इम्पार्ट करते हैं इस नॉलेज को, और एक्सपीरियंशियली हम ये सेशंस लेते हैं जिसमें हम एक्चुअली ट्रेनर्स जाते हैं और एक्सपीरियंस कराते हैं, गाइडेड उनको करा के। हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, कॉरपोरेट्स में जाते हैं। हमारा यहाँ पे बड़ौदा में बहुत सारे सेंटर्स, सब सेंटर्स हैं, और मेन सेंटर हमारा बागोडिया रोड पे है, और हमारा जो हेड क्वार्टर्स है वो हैदराबाद में है, कान्हा शांतिवनम। हमारे वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 15,000 ट्रेनर्स हैं जो फ्री ऑफ चार्ज सबको हेल्प करते हैं कि वो टेक्निक्स को सिखाने में, और उनको रेगुलर बेसिस पे उनकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन सकें, उनको उनके साथ जुड़ के इस जर्नी में हेल्प करते हैं। और हार्टफुलनेस के जितने भी सेशंस होते हैं, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, यूथ के लिए हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स प्लान करते हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज हैं। तो मेरी अपील है कि जो भी इसमें इंटरेस्टेड है वो हार्टफुलनेस की वेबसाइट पे जाएं, या हमारा ऐप भी है हार्टफुलनेस ऐप जो फ्री ऑफ चार्ज है। उसमें आपको हार्टफुलनेस ट्रेनर्स के नंबर्स भी मिल जाएंगे। आप किसी भी ट्रेनर को कांटेक्ट करिए, और 1-to-1 सेशन, या आप अपने कॉलेज में बुलाना चाहें या कॉरपोरेट में बुलाना चाहें, तो हम हमेशा रेडी हैं और हमेशा हेल्प करने के लिए ओवर एंथुजियास्टिक हैं। बस एक बार एक्सपीरियंस करके देखें। हम अपनी ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ों को लेकर परेशान रहते हैं, और परेशानियों के कई ऐसे रीज़न भी होते हैं जिससे सच में हम उस परिस्थिति में उलझ जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लिए 5 मिनट निकालिए रोज़, चाहे वो सुबह निकालिए, चाहे सोने से पहले। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमारे लिए स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने आप से जुड़ने में। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने नज़रिए को नहीं बदलेंगे, तब तक शायद ज़िंदगी में कुछ भी बदला सा नहीं लगेगा हमें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉक था ये आपके लिए कुछ असरदायक रहा होगा। आपने कुछ बातें सीखी होंगी, आपके सवालों के जवाब आपको इस टॉक में मिल गए होंगे, और मैं शुक्रिया अदा करूँगी इन दोनों को, थैंक यू बोलूँगी सारा मैम को और पूजा मैम को, दोनों को ही।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे सारे सवालों का इतना शांति से और अच्छे से जवाब देने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को आपके जवाब बहुत पसंद आए हों और वो आपकी बातों को अच्छे से समझें और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। थैंक यू सो मच। और फिर इसी तरह से दूसरे एक टॉक के साथ में मिलेंगे अगले संडे को। तब तक जुड़े रहिएगा VNM TV के साथ में। नमस्कार।